कहानी की शुरुआत धरती के हजारों किलोमीटर नीचे छिपी एक रहस्यमयी दुनिया से होती है। वहाँ आसमान से लेकर गहरे पानी तक हर जगह खूंखार जानवरों का राज्य है। इस दुनिया का रक्षक किंग कांग एक दिन एक छोटे बंदर को साथ लेकर झील के किनारे आता है। उसे पता नहीं था कि वह एक जाल में फंस रहा है। छोटे बंदर को झील के अंदर के खतरे का अंदाजा था, इसलिए वह जानबूझकर कांग को पानी की तरफ ले जा रहा था। लेकिन कांग कोई बेवकूफ जानवर नहीं है। हवा में गंध सूंघते ही वह समझ जाता है कि शिकार पास ही है। बिना कुछ कहे कांग पानी में उतर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर छोटा बंदर पानी पीने का नाटक करते हुए सुरक्षित दूरी पर चला जाता है। ठीक तभी पानी के नीचे से एक विशाल ड्रैगन तेजी से कांग की तरफ हमला करता है। कांग समझ जाता है कि पानी की गहराई में यह उसकी पहली लड़ाई है। ड्रैगन उसे खींचकर पानी के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि गुस्सा आने पर कांग कितना खतरनाक हो जाता है। छोटे बंदर को लगा कि शायद वह कांग से बच गया है, लेकिन तभी उसके सामने ड्रैगन का कटा हुआ सिर आकर गिरता है। कांग चाहता तो उस बंदर को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसने बंदर को आगे बढ़ने का इशारा किया। असल में बंदर को यह नहीं पता था कि किंग कांग हजारों सालों से इस दुनिया में अकेले अपने जैसे किसी और को ढूंढ रहा है। वह हर दिन भूखा रहता है और झाड़ियों में रहने वाले भेड़ियों के झुंड अक्सर उसका पीछा करते हैं। भेड़िए जब उसे घेरने की कोशिश करते हैं तो वह बड़ी मुश्किल से कूदकर अपनी जान बचाता है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। भेड़ियों का झुंड उसे घेरने के लिए बेताब हो उठा था। आखिरकार एक गहरी खाई में पहुंचने के बाद कांग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। भेड़ियों ने सोचा कि शिकार करना आसान होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कांग ने पहले ही वहां जाल बिछा रखा था। जैसे ही एक भेड़िया झपटा, वह कांग के बिछाए जाल में फंस गया और लकड़ी का नुकीला भाला उसके शरीर के आर पार हो गया। इसके बाद कांग ने पहाड़ के ऊपर से विशाल पत्थर लुढ़काकर बाकी भेड़ियों को भी फंसा लिया। कुछ भेड़िए बच तो गए, लेकिन कांग की अमानवीय ताकत और मरे हुए साथी को टुकड़े टुकड़े होते देख बाकी सब डर कर भाग गए। इतना सब होने के बावजूद कांग के मन में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके एक सड़े हुए दांत में उसे जबरदस्त दर्द हो रहा था। इसी बीच एक गिरगिट उस मौके का फायदा उठाकर मांस के कुछ टुकड़े लेकर भागने की कोशिश करता है, तो कांग उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन अचानक दूर से आती एक आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। आवाज सुनकर उसे लगा कि शायद उसकी अपनी प्रजाति का कोई उसे बुला रहा है, लेकिन वहां जाकर उसे सिर्फ एक मेंढक दिखाई देता है जो बिल्कुल उसकी तरह आवाज निकाल रहा था। सालों के अकेलेपन का खालीपन उसे अंदर से तोड़े जा रहा था। आखिरकार दांत के असहनीय दर्द से मजबूर होकर वह इंसानों की मदद खोजने के लिए उनकी दुनिया में चला जाता है। पहाड़ की ढलान पर बेहोश होने के बाद वैज्ञानिक उसे ढूंढ लेते हैं और सुरक्षा के लिए उसे बेहोश करके एक मशहूर डेंटिस्ट को बुलाते हैं। डेंटिस्ट स्टील के तार का इस्तेमाल करके कांग का सड़ा हुआ दांत उखाड़ देते हैं। बाद में जब कांग को होश आता है तो वह देखता है कि उसके पुराने दांत की जगह एक मजबूत टाइटेनियम का दांत लगा दिया गया है, जो उसे एक नई असीमित शक्ति का मालिक बना देता है। इसी बीच कांग की दुनिया से एक इमरजेंसी सिग्नल आता है। रहस्य पता लगाने के लिए वैज्ञानिक एक रेस्क्यू टीम के साथ कांग को लेकर उसी दुनिया में वापस जाने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। पोर्टल के जरिए जब वे उस रहस्यमयी दुनिया में पहुंचते हैं तो कांग देखता है कि उसका खाना चोरी हो गया है। वह कुल्हाड़ी हाथ में लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है और देखता है कि एक गहरी दरार के अंदर से नीली रोशनी निकल रही है। सच्चाई जानने के लिए वह बिना सोचे समझे उस खाई की गहराई में कूद जाता है। घुप अंधेरे में कांग की कुल्हाड़ी अचानक चमक उठती है। उस रोशनी में वह देखता है कि चारों तरफ अजीबोगरीब चमकते हुए पत्थर पड़े हैं। अचानक दूर से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए झरना पार करके कांग एक नई गुप्त दुनिया में पहुंच जाता है। वहां एक अजीब सी महक से आकर्षित होकर जैसे ही वह आगे बढ़ता है, एक विशाल साया उसे घेर लेता है। लड़ाई के लिए तैयार होकर कांग जब सामने देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह कोई राक्षस नहीं, बल्कि पीले बालों वाला एक छोटा बंदर है। हजारों साल बाद अपनी प्रजाति को देखकर कांग भावुक हो जाता है और कुल्हाड़ी नीचे रखकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन छोटा बंदर आभार जताने के बजाय कांग को जोर से काट लेता है। कांग बंदर को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो अचानक उसके पीछे एक भयानक साया दिखाई देता है। कांग हैरान होकर देखता है कि उसके बराबर आकार का एक गंजे सिर वाला गोरिल्ला खड़ा है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब पीछे से लंबे हाथों वाले दो और गोरिल्ला आकर कांग को पटक देते हैं। उनके तेवर देखकर कांग समझ जाता है कि वे लड़ने ही आए हैं।
हैं। वह तुरंत पत्थर फेंक कर हमला शुरू कर देता है और देखते ही देखते उन्हें हराने लगता है। गंजे सिर वाले गोरिल्ला ने कांग की कुल्हाड़ी छीन तो ली, लेकिन उसे हरा नहीं सका। लड़ाई के दौरान छोटा पीला बंदर बार बार कांग को परेशान करता रहता है। एक पल में कांग उसे पकड़ लेता है और उसे ढाल बनाकर बाकी सबको सबक सिखाने लगता है। लड़ाई के बीच में जब एक गोरिल्ला खाई में गिरने लगता है तो कांग फुर्ती से उसे खींचकर ऊपर ले आता है, लेकिन गोरिल्ला आभारी होने के बजाय कांग पर चाकू से हमला कर देता है। अपनों की तलाश में आए कांग के सब्र का बांध टूट जाता है और वह जोर की लात मारकर उस एहसान फरामोश गोरिल्ला को खाई में फेंक देता है। यह नजारा देखकर गंजे सिर वाला गोरिल्ला डर के मारे दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। भागते हुए गंजे सिर वाले गोरिल्ला के सिर पर कांग एक पत्थर मारता है। चोट लगने के बावजूद वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। इसके बाद कांग पेड़ से छिपे हुए उस छोटे पीले बंदर को बाहर खींचता है और जमीन पर पटक देता है। वह उस गोरिल्ला द्वारा गिराया गया चाकू उठा लेता है और बंदर को इशारा करके अपने ठिकाने की तरफ ले जाने के लिए मजबूर करता है। रास्ते में वह छोटा बंदर कांग को मुसीबत में डालने के लिए चालाकी से एक विशाल ड्रैगन के इलाके में ले जाता है, लेकिन कांग की ताकत के सामने वह ड्रैगन टिक नहीं पाया। कांग ने बहुत आसानी से उसे मार गिराया और बैठकर मांस खाने लगा। पहले तो डरने के बाद कांग द्वारा दिया गया मांस खाने के बाद छोटे बंदर की धारणा बदल गई। उसे समझ आ गया कि कांग उतना बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। दोनों मिलकर शांति से समय बिताने लगे। वह दृश्य काफी हद तक पिता और संतान जैसा लग रहा था, लेकिन सामने उनके लिए एक भयानक सच्चाई इंतजार कर रही थी। और गहराई में जाने पर कांग देखता है कि उसकी अपनी प्रजाति वहां अत्यंत दयनीय स्थिति में दिन काट रही है। उनसे दिन भर अमानवीय मेहनत कराई जा रही थी, जो नर्क की यातना से कम नहीं थी। जब एक बुढ़े बंदर से गलती से पत्थर गिर गया और एक गोरिल्ला उसे बेरहमी से पीटने लगा तो कांग स्थिर नहीं रह सका। उसने अपनी कुल्हाड़ी से जमीन पर जोर से प्रहार करके उस बुढ़े बंदर को बचा लिया। कांग की इस बहादुरी ने दूसरों के बीच भी उम्मीद की किरण जगा दी, लेकिन तब तक वह भागा हुआ गंजा गोरिल्ला अपने राजा स्कार किंग के पास पहुंच चुका था और कांग के आने की खबर दे चुका था। गोरिल्ला के मुंह से सब सुनकर स्कार किंग के गुस्से की सीमा नहीं रही। जैसे ही वह सिंहासन से उठा, आसपास के सभी बंदरों ने डर के मारे सिर झुका लिया, लेकिन किंग कांग वहां अटल खड़ा रहा। स्कार किंग ने कांग के टाइटेनियम के दांत देखकर उपहास भरी हंसी हंस दी, लेकिन अगले ही पल उसने एक बंदर को लात मारकर जलते हुए लावा में फेंककर अपनी क्रूरता का परिचय दिया। इससे कांग का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। स्कार किंग ने अपने कंधे से अपना हथियार निकाला और कांग को सबक सिखाने की तैयारी की। उनकी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। स्कार किंग अपने लंबे हथियार का फायदा उठाकर कांग पर एक के बाद एक वार करने लगा। कांग कुछ समझ पाता इससे पहले ही स्कार किंग ने अपने हथियार के क्रिस्टल से कांग को पस्त करना शुरू कर दिया। ताकत के मामले में कांग के बराबर न होने के कारण स्कार किंग ने चतुराई से दूरी बनाए रखते हुए लड़ाई जारी रखी। एक पल में कांग के हाथ से उसकी कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई। उस मौके का फायदा उठाकर स्कार किंग ने हथियार से कांग का गला दबाकर उसे वश में करने की कोशिश की। स्कार किंग खुद को विजेता मान ही रहा था कि कांग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हवा में उठाकर पटक दिया, लेकिन स्कार किंग हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे ही उसने अपने हथियार का पत्थर जलाया, आसपास का लावा जमने लगा। पहाड़ की गुफा से एक भयानक दानव बाहर निकला, टाइटन शीमो, जिसने कभी पूरी दुनिया को बर्फ से ढक दिया था। स्कार किंग ने शीमो को कांग पर हमला करने का आदेश दिया। शीमो अनिच्छा के बावजूद दर्द से कराहते हुए हमला करने के लिए मजबूर हो गई। कांग ने तेजी से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन शीमो की असीमित ताकत के सामने टिक नहीं सका। शीमो के शीतल स्पर्श से कांग का हाथ बर्फ में जमने लगा और उसका दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो गया। किंग कांग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। मौके का फायदा उठाकर स्कार किंग ने उसे खत्म करने का आदेश दिया। ठीक जब अगला हमला होने ही वाला था, छोटे बंदर ने पीछे की तरफ एक सुरंग की ओर इशारा करते हुए कांग को तेजी से भागने के लिए कहा। कांग तुरंत उस सुरंग में घुस गया, लेकिन सैकड़ों खूंखार बंदरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस इलाके में सालों रहने की वजह से कांग ने कई जाल बना रखे थे, लेकिन बंदरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने कांग को एक बंद गली में घेर लिया। जब कांग को लगा कि उसका अंत समय आ गया है, तभी पहाड़ के ऊपर का एक विशाल जाल सक्रिय हो उठा। सैकड़ों टन वजन के विशाल पत्थर गिरे और उन सभी बंदरों को कुचल दिया। कांग हैरान होकर देखता है कि वह जाल किसी और ने नहीं बल्कि उसी छोटे बंदर ने सक्रिय किया था। कांग गंभीर रूप से घायल था और अब लड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए वह छोटे बंदर की मदद से इंसानी दुनिया की तरफ लौटने लगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक बंदर चमत्कारिक रूप से बच गया है। इधर कांग के साथ आए वैज्ञानिकों ने देखा कि उनका बेस पूरी तरह तबाह हो चुका है। पत्थरों पर एक विशाल हाथ का निशान देखकर उन्हें समझ आ गया कि इस दुनिया में कांग जैसा
जैसा कोई विशाल प्राणी है। जंगल में गहराई तक जाने पर उन्हें एक गुप्त यंत्र मिला। एक वैज्ञानिक ने उसे दबाया तो पानी की धारा बहने लगी, जो उन्हें एक रहस्यमयी जादुई दीवार के सामने ले गई। दीवार को छूते ही वह नीली रोशनी में चमक उठी। उन्होंने दीवार में एक छेद करके अंदर जो देखा, उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमयी संसार था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वैज्ञानिक जैसे ही वहां पहुंचे, वहां के आदिवासी लोगों ने उन्हें घेर लिया। वे लोग दिखने में आम इंसानों जैसे ही थे, लेकिन उनके कपड़े बिल्कुल अलग थे। उन लोगों ने वैज्ञानिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उन्हें अपने कबीले में ले गए। वैज्ञानिकों को पता चला कि ये लोग हजारों सालों से जमीन के नीचे रह रहे हैं और उस पोर्टल की रक्षा कर रहे हैं जो सीधे ऊपरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। स्कार किंग सालों से इस जगह को ढूंढ रहा था ताकि वह इस पोर्टल का इस्तेमाल करके मानव जगत पर विजय प्राप्त कर सके। ठीक उसी समय इंसानों की गंध का पीछा करते हुए किंग कांग वैज्ञानिकों के पास पहुंच जाता है, लेकिन रहस्यमयी अदृश्य दीवार के कारण वह अंदर की दुनिया को नहीं देख पा रहा था। तभी आदिवासी लोगों ने जादुई दीवार में एक दरार बना दी, जिसके जरिए कांग आसानी से अंदर दाखिल होकर वैज्ञानिकों के पास पहुंच गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पीछा करने वाला वह बचा हुआ बंदर सब कुछ देख चुका था। कांग के वहां पहुंचते ही वह कमजोरी के कारण जमीन पर गिर पड़ा। उसके दाहिने हाथ का घाव देखकर डॉक्टर समझ गए कि हाथ को पूरी तरह से बदलना ही एकमात्र उपाय है। डॉक्टर ने तभी एक यांत्रिक हाथ लगाने का फैसला किया। ये वही खास शक्तिशाली यांत्रिक हाथ था जिसे इंसानों ने पहले ही कांग के लिए बना रखा था। किस्मत से तबाह हुए बेस के नीचे के भूमिगत स्टोर में यह सुरक्षित था। डॉक्टर उसे लेकर आए और कांग के शरीर में लगा दिया। मशीन ने अपने आप कांग के घाव को पहचान लिया और जुड़ने लगी। हाथ के अंदर मौजूद विशेष दवा कांग के शरीर में फैलते ही वह नई शक्ति महसूस करने लगा। यह नया हथियार पाकर उसके चेहरे पर खुशी की चमक साफ दिखाई देने लगी। इसी बीच छोटा बंदर दौड़ता हुआ आया और कांग को बताया कि स्कार किंग ने पोर्टल की लोकेशन ढूंढ ली है और वह शीमो को लेकर आदिवासियों पर हमला करने जा रहा है। स्कार किंग और शीमो को अकेले हराना कांग के लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए उसके पास एक ही रास्ता बचा था, इंसानी दुनिया में जाकर सालों से सो रहे गॉडजिला को जगाना। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मदद के लिए वह जिसे जगाने जा रहा है वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। अचानक पिरामिड के चारों ओर की जमीन जोर से कांपने लगी और जमीन के नीचे से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यह वही पोर्टल था जो पृथ्वी तक जाता था। उसी पोर्टल से कांग बाहर निकला। कांग की मौजूदगी महसूस करते ही गॉडजिला गहरी नींद से जाग गया और बिना समय बर्बाद किए सीधे कांग की तरफ दौड़ पड़ा। गॉडजिला जैसे ही कांग के करीब आया, उसे लगा कि कांग उसे चुनौती देने आया है, इसीलिए बिना एक पल गंवाए वह पूरी रफ्तार से कांग की तरफ झपटा। उसकी आंखों की आग से ही पता चल रहा था कि वह कांग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गॉडजिला को तेजी से आता देख कांग ने हाथ उठाकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला तब कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। उसने सीधे कांग को धक्का देकर कई 100 मीटर दूर फेंक दिया। गॉडजिला को न रुकता देख कांग ने उसे शांत करने के लिए पीछे से हमला किया, लेकिन आंखों में धूल जाने से गॉडजिला और भी ज्यादा भड़क गया। उसने घूमकर कांग का हाथ अपने जबड़े में दबोच लिया और जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे कांग पूरी तरह दिशाहीन हो गया। कांग संभल पाता उससे पहले ही गॉडजिला ने फिर से हमला शुरू कर दिया। बात से काम न बनते देख कांग ने भी पलटवार किया। गॉडजिला भले ही अपने सबसे शक्तिशाली रूप में था, लेकिन यांत्रिक हाथ की ताकत से कांग भी कम दमदार नहीं था। लेकिन जब कांग को समझ आया कि गॉडजिला को हराना मुमकिन नहीं है, तो उसने उसे जोर से खींचकर पोर्टल की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। इधर स्कार किंग को रोकने के लिए आदिवासी लोगों ने पानी में एक खास लाल तरल मिला दिया। तरल के पानी में मिलते ही एक जादुई बदलाव शुरू हो गया। एक सिस्टम सक्रिय हुआ और 2 विशाल पिरामिडों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू कर दिया। पिरामिडों के जुड़ते ही ग्रेविटी अस्थायी रूप से खत्म हो गया, जिससे सब हवा में तैरने लगे। इससे स्कार किंग के लिए पोर्टल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन पिरामिडों के पूरी तरह जुड़ने से पहले ही स्कार किंग वहां पहुंच गया। वहां पहुंचते ही स्कार किंग एंटी ग्रेविटी सिस्टम को पहचान लेता है और शीमो को बर्फ से पिरामिड का रास्ता बंद करने का निर्देश देता है। ठीक तभी पोर्टल से एक तेज रोशनी निकलती है और गॉडजिला और कांग मलबे को चीरते हुए बाहर आ जाते हैं। गॉडजिला स्थिति को समझ लेता है और कांग के साथ मिलकर शीमो और स्कार किंग पर टूट पड़ता है। उनके टकराव से बर्फ टूट जाती है और पिरामिड आपस में टकरा जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पूरी जगह से ग्रेविटी गायब हो जाता है और सब हवा में तैरने लगते हैं। शून्य गुरुत्वाकर्षण के बीच भी गॉडजिला शीमो की तरफ दौड़ता है। दूसरी ओर धूर्त स्कार किंग जब कांग की कुल्हाड़ी से हमला करता है तो कांग अपने यांत्रिक हाथ से उसे रोक लेता है। कुछ ही पलों में कांग स्कार किंग को दबोच लेता है, लेकिन पीछे से बाकियों द्वारा हमला किए जाने पर वह छोटा बंदर कांग की मदद के लिए आगे आता है। इसके बाद शीमो गॉडजिला को बर्फ में फंसा देती है, लेकिन गॉडजिला एक झटके में उसे तोड़कर बाहर निकल आता है। तभी गुरुत्वाकर्षण शक्ति वापस लौट आती
जाती है तो स्कार किंग मौके का फायदा उठाकर पोर्टल से भाग निकलता है और गॉडजिला कांग उसका पीछा करते हैं। पृथ्वी पर पहुंचकर स्कार किंग शीमो को आसमान को बर्फ से ढकने का आदेश देता है। शहर तबाह होने लगता है। तभी कांग एक जोरदार घूंसा मारकर स्कार किंग के दांत तोड़ देता है, लेकिन शीमो की बर्फ जमाने की ताकत कांग को कोने में धकेल देती है। ठीक उसी समय गॉडजिला अपने शरीर की सारी शक्ति संचित करके बैंगनी रोशनी से जल उठता है और स्कार किंग पर भयानक हमला करता है। गॉडजिला स्कार किंग का हथियार तोड़ देता है, जिससे शीमो को नियंत्रित करने वाला क्रिस्टल जमीन पर गिर जाता है। वह छोटा बंदर समय रहते उस क्रिस्टल को कुल्हाड़ी के एक वार से चकनाचूर कर देता है। इससे शीमो हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। मुक्त होने के बाद गॉडजिला के इशारे पर शीमो स्कार किंग को पल भर में बर्फ की मूर्ति बना देती है। इसके बाद कांग उसे आसमान में उछाल देता है और जमीन पर गिरते ही स्कार किंग का शरीर धूल बनकर उड़ जाता है। युद्ध के अंत में गॉडजिला अपनी शक्ति से आसमान साफ कर देता है और फिर से गहरी नींद में चला जाता है। कांग अपने नए साथी और उस बचाए गए छोटे बंदर को लेकर हॉलो अर्थ में लौट जाता है और अपनी प्रजाति के साथ एक नई शुरुआत करता है। और ठीक यहीं यह कहानी खत्म हो जाती है।